Good evening aspirants. Welcome to Coach Up IISc लर्निंग प्लेटफॉर्म. माई सेल्फ मनीष शुक्ला और आज मैं आपका जियोग्राफी वाला मॉड्यूल कंटिन्यू करूँगा. इस मॉड्यूल में जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्लास 6 जियोग्राफी वाले मॉड्यूल में चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया था. चैप्टर 5 था आपका मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, इस मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में हमने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, इन सब पे बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रखा था. आज के लेक्चर हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे. तो जो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 है वो है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप. तो आज के लेक्चर में चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 6 में जो आपके टॉपिक्स हैं ये है आपका मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप. ठीक है, इस चैप्टर को हम 4 टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे. पहला टॉपिक है आपका प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडफॉर्म्स, स्थल रूपों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाएं. तो यहाँ पे हम प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे, ऐसे प्रोसेसेस जो लैंडफॉर्म्स को बनाने में और उन पे होने वाले डिफरेंट जो चेंजेस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यहाँ पे हम इंटरनल प्रोसेसेस, एक्सटर्नल प्रोसेसेस देखेंगे. ठीक है, आज इसी पे डिस्कशन हम करेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा माउंटेन्स, पर्वत. यहाँ पे हम पहले माउंटेन्स के बारे में जानेंगे, फिर टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के बारे में जानेंगे, फिर आपका प्लेट्यूज और फिर प्लेन्स. ठीक है, तो इन 4 टॉपिक्स के अंतर्गत चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट होगा. तो सबसे पहले देखेंगे प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडफॉर्म्स. तो स्लाइड को एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूं इसे आपको. ठीक है, स्टार्ट करें. तो सबसे पहले इसमें है दिया गया है कि जो अर्थ का सरफेस है वो हर जगह पे सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है. ठीक है, द अर्थ हैज इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. ठीक है, अर्थ का सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है हर जगह पे. ठीक है, उसमें वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स है. कहीं पर तो जो अर्थ का सरफेस है या लिथोस्फीयर जो है वो उबड़ खाबड़ है, रिजिड है, और कहीं पे वो बिल्कुल फ्लैट है. ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अर्थ में आप लोगों को पता होगा अर्थ डिफरेंट लेयर से बनी होती है. ये आपका इनर कोर, ये आपका आउटर कोर, मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको. ये आपका मेंटल और ये है आपका क्रस्ट या जिसको हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं. ठीक है, ये है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये है आपका ओशियानिक क्रस्ट. ठीक है, ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये है आपका ओशियानिक क्रस्ट. मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, यहाँ पे है आपका कॉन्टिनेंट या लैंड जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और इस क्रस्ट के ऊपर है आपका वाटर जहाँ पे आपके ओशियंस पाए जाते हैं. तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और इसको हम बोलते हैं जिसके ऊपर ओशियन है ओशियानिक क्रस्ट. क्लियर? तो जो आपका अर्थ का सरफेस है, अब देखिए यहाँ पे ये जो अर्थ का सरफेस है वो क्या आपको एक जैसा दिख रहा है क्या? नहीं ना. ठीक है,
इस अर्थ के सरफेस पे जो ये लाइन दी गई है, इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स, अगर अलग अलग स्थल रूप पाए जाते हैं। ठीक है, कहीं पे तो माउंटेन पाया जाएगा, यहाँ पे कहीं पे प्लेटू पाया जाएगा, कहीं पे प्लेन पाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं। क्लियर? अब ये हो गया आपका। फिर देखें कि जो ये लैंडफॉर्म्स होते हैं अर्थ के सरफेस पे, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, या कौन से प्रोसेसेस होते हैं ऐसे जो लैंडफॉर्म्स के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए, लैंडफॉर्म्स दो प्रोसेसेस का आउटकम होता है। एक आपका इंटरनल प्रोसेसेस या आंतरिक प्रक्रियाएं, और एक आपका एक्सटर्नल प्रोसेसेस या बाह्य प्रक्रियाएं। क्लियर? अब इंटरनल का क्या मतलब है, एक्सटर्नल का क्या मतलब है? तो इंटरनल का मतलब है अर्थ के सरफेस के अंदर से कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो दो प्रोसेसेस हैं जो लैंडफॉर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। अब देख लीजिए आप, इंटरनल प्रोसेसेस क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस ऐसे कौन से आंतरिक बल हैं जो कि स्थल रूपों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए, यह है आपका अर्थ, इनर कोर, आउटर कोर, यह है आपका मेंटल। क्लियर? ठीक है, और इसके ऊपर आपका क्या होगा, क्रस्ट, जैसा कि अभी हमने बताया था। तो देखिए, इंटरनल प्रोसेस क्या होता है, कौन से ऐसे इंटरनल फोर्सेस होते हैं जो कि लैंडफॉर्म्स के लिए अपना रोल निभाते हैं। तो मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए, जो अर्थ की मेंटल वाली लेयर होती है, उस मेंटल लेयर में गर्म लावा, ठीक है, क्या होता है, गर्म पिघला हुआ जो रॉक होती है, पिघली हुई चट्टानें, उनको लावा बोलते हैं। ये अब कोई चीज गर्म होगी तो ऑब्वियस सी बात है कहां आ जाएगी, ऊपर की ओर उठेगी कि नहीं। ठीक है, तो इस मेंटल लेयर में गर्म लावा क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है। क्लियर? और ऊपर की तरफ जब गर्म होगा तो ऊपर की तरफ उठेगा, और ऊपर की तरफ उठेगा, और यह है आपका सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है, क्रस्ट। क्लियर? अब यहां तक आते आते ये लावा डाइवर्ज हो जाएगा। तो ये देखिए, यहां पे डाइवर्ज हो गया, एक लिम्ब इधर चला गया, एक लिम्ब इसका इधर चला गया। ठीक है, ये गर्म लावा ऊपर उठ रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। इस पूरे प्रक्रिया में जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, मूवमेंट करता जाएगा, ये ठंडा होता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये इतना ठंडा हो जाएगा कि ये सिंक करने लगेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब कोई चीज़ ठंडी होती है उसका वेट बढ़ जाता है, और जब कोई चीज़ वेट बढ़ जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है सिंक कर जाएगी नीचे की तरफ मेंटल में, और फिर से वही चीज़ ये इधर की तरफ चली जाएगी। तो ये एक साइकिल में गर्म लावा मेंटल में चलता रहता है। ये यहाँ पे गर्म होता है, गर्म होके ऊपर उठता है, क्रस्ट पे जाके हिट करके डाइवर्ज हो जाता है, एक लिम्ब इधर चली जाती है, एक लिम्ब इधर चली जाती है, चलते हुए ठंडा होता जाता है, और जब ये ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तब ये मेंटल भी नीचे की तरफ सिंक कर जाता है, और ये साइकिल फिर से चलती रहती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कन्वेक्शन करंट, संवहन धारा। ठीक है, ये संवहन धारा जो फोर्स क्रिएट करती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस या इंटरनल प्रोसेसेस। अब देखें हम कि अर्थ के सरफेस पे ये कोई लैंडफॉर्म फॉर्मेशन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। ये आपका मेंटल था। क्लियर? और ये है आपकी क्रस्ट, ये है आपकी क्रस्ट। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा था, लावा ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं। जब लावा ऊपर की तरफ आएगा तो जो ऊपर की तरफ ये क्रस्ट है, इस क्रस्ट को हिट करेगा ना यहां पे। ठीक है,
अब जब ये ऊपर की तरफ क्रस्ट को हिट करेगा, यहां पे लावा हिट कर रहा है इसको, तो ये क्या करेगा, अपलिफ्ट हो जाएगा कि नहीं? क्लियर? अपलिफ्टमेंट होगा कि नहीं यहां पे इसका? तो अर्थ के सरफेस पे एक अलग तरीके का स्थल रूप क्रिएट हुआ कि नहीं? लैंड फॉर्म क्रिएट हुआ कि नहीं? समझे आप? तो इस इंटरनल फोर्स की वजह से क्या हुआ, अपलिफ्टमेंट हुआ। ये देखिए अपलिफ्टमेंट। और जहां पे मेंटल में एक गर्म लावा नीचे की तरफ जा रहा था, सबसाइड हो रहा था, ठीक? तो आप लोग जानते होंगे, कभी अगर आप आटा चक्की गए होंगे तो उस आटा चक्की में क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट होती है, पट्टा टाइप का होता है। उस पट्टे पे अगर अपना हाथ रख दीजिए तो उसके साथ आगे बढ़ जाएगा। तो सिमिलर प्रोसेस कुछ यहाँ पे होता है। ये जो लावा है जो मेंटल में इस तरफ जा रहा है, ये लावा की ये वाली जो लिम्ब है, ये अपने साथ ऊपर क्रस्ट को भी तो अपने साथ आगे खींचने की कोशिश करेगा कि नहीं? और ये वाला लिम्ब क्या करेगा, ये इस वाले पार्ट को अपने साथ इधर खींचने की कोशिश करेगा। क्लियर? जब लावा नीचे जा रहा है यहां पे, तो क्या करेगा, ये अपने ऊपर वाली क्रस्ट को भी अपने साथ क्या करेगा, नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो यहां पे लावा का जो डाउनवर्ड लिम्ब है, इसने क्या किया, सिंकिंग करवाया कि नहीं? अर्थ के सरफेस को नीचे की तरफ सिंक करवाया। ठीक? अब जब सिंक कराएगा तो उसकी वजह से अर्थ के सरफेस में चेंजेस होंगे, तो कोई ना कोई लैंडफॉर्म क्रिएट होगा। तो हमने देखा कि कैसे मेंटल में चलने वाला कन्वेक्शन करंट कहीं पे तो अर्थ के सरफेस को अपलिफ्ट करता है, ऊपर की तरफ ढकेलता है, और कहीं पे अर्थ के सरफेस या क्रस्ट को सिंक करवाता है अपने साथ नीचे। इस अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग की वजह से लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन होता है अर्थ के सरफेस पे। समझे आप लोग? ये है इनर कोर, ये है आउटर कोर, ये है मेंटल, और मेंटल के सबसे ऊपर क्या है, क्रस्ट या सरफेस ऑफ द अर्थ जिसको बोलेंगे, क्रस्ट का जो सबसे आउटर पार्ट है। ठीक? इस क्रस्ट, ये जो क्रस्ट है ये यूनिफॉर्म नहीं होती, बल्कि इस पे बहुत सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। वो लैंडफॉर्म्स क्यों पाए जाते हैं? दो प्रोसेसेस या दो फोर्सेस की वजह से। एक होता है आपका इंटरनल फोर्सेस जो पृथ्वी के अंदर से लगता है। अब ये इंटरनल फोर्स क्या होता है, ये मेंटल में चलने वाला गर्म लावा। ठीक है? जब मेंटल में चलने वाला गर्म लावा ऊपर आता है तो अपने ऊपर की क्रस्ट को हिट करता है, इसको अपलिफ्ट कर देता है, और जब ये मेंटल में चलने वाला गर्म लावा सिंक होता है तो अपने ऊपर की क्रस्ट को सिंक कराता है अपने साथ। उसकी वजह से अर्थ की क्रस्ट सिंक हो जाती है। तो ये जो अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग हो रहा है, ठीक है, मेंटल में चलने वाली कन्वेक्शन करंट के कारण, इसकी वजह से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। ठीक है? तो हमने अभी तक क्या देखा कि इंटरनल फोर्सेस कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज के लिए, लैंडफॉर्म्स क्रिएशन के लिए। तो कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं इंटरनल फोर्सेस, कहीं अपलिफ्टमेंट कराते हैं, कहीं सिंकिंग कराते हैं। अब दूसरा, एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल प्रोसेसेस कैसे लैंडफॉर्म्स के क्रिएशन या उसके चेंज के लिए अपना रोल अदा करते हैं। तो देखिए, एक्सटर्नल प्रोसेस या एक्सटर्नल फोर्स क्या करते हैं। एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। जो लैंड का सरफेस है, जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट को वियर डाउन करते जाते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक? इसको काटते जाते हैं, कहीं पे वियर डाउन, कहीं पे इसका क्षरण करते जाते हैं, और कहीं दूसरी जगह फिर से रीबिल्ड करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें आप लोग तो आपको बेहतर पता चलेगा। अब देखिए, एक्सटर्नल प्रोसेस क्या हुआ, एक्सटर्नल प्रोसेस या फोर्सेस क्या करते हैं कि जो अर्थ का लैंड सरफेस है उस पे कहीं तो ये इरोजन करते हैं, कहीं पे अपरदन करते हैं, मतलब कहीं पे तो सरफेस को काटते हैं, उसका क्षरण करते हैं, और कहीं दूसरी जगह वो जो मटेरियल है जिसका इरोजन इन्होंने किया
उसका डिपोजिशन करते जाते हैं, निक्षेपण करते जाते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एक इरोजन, दूसरा डिपोजिशन। ठीक है, दो टाइप के आपके एक्सटर्नल प्रोसेसेस होते हैं, इरोजन और डिपोजिशन। ये इरोजन और डिपोजिशन अपना रोल अदा करते हैं किसमें? लैंड फॉर्म के फॉर्मेशन में और उसके चेंजेस में। अब ये इरोजन और डिपोजिशन करता कौन है? कौन से ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो इरोजन और डिपोजिशन करते हैं? तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, ग्लेशियर्स, हिमनद, विंड, हवा। ये क्या करते हैं? कहीं पे तो अर्थ के सरफेस को इरोड करते हैं और कहीं पे उसका डिपोजिशन करते हैं, और इसकी वजह से लैंड फॉर्म क्रिएशन और उसमें चेंजेस होते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू इसको समझें। हमने इंटरनल फोर्सेस देख लिया था, कैसे काम करता है इंटरनल फोर्सेस, कैसे कहाँ पे मेंटल में जो हो रही कन्वेक्शन करंट कहीं पे अपलिफ्टमेंट करता है, कहीं पे सिंकिंग करता है, उसकी वजह से लैंड फॉर्म्स क्रिएट करते होते हैं। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस कैसे काम करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये एक माउंटेन है, ठीक है, ये आपके माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये आपके माउंटेन हैं, ये आपका प्लेन है, और उसके बाद ये क्या है? आपका ओशियंस। ये आपके समुद्र हैं, ये आपका माउंटेन है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कैसे काम होता है, कैसे एक्सटर्नल फोर्सेस लैंड फ्रॉम क्रिएशन में अपना रोल अदा करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे इस माउंटेन से एक नदी बह रही है, गंगा। मान लीजिए हिमालयस माउंटेन है और यहाँ पे गंगा नदी जो है वो हिमालयस माउंटेन से होते हुए और अल्टीमेटली कहाँ मिल जाती है? अल्टीमेटली ये बंगाल की खाड़ी समुद्र में जाके मिल जाती है। अब ये जो अब ये नदी में क्या है? रनिंग वाटर है कि नहीं? बहता हुआ पानी है कि नहीं? ये बहता हुआ पानी क्या कर रहा है? जब हिमालय के ऊपर से गुजर रहा है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्लोप है, ठीक, इतनी तेजी से ये पानी बह रहा है, तो अपने नीचे की चट्टानों को काटेगा कि नहीं? इरोड करेगा कि नहीं? क्लियर? तो इसने क्या किया? यहाँ पे इरोजन किया, मतलब कि इसने चट्टानों को काटा यहाँ पे, और ये जो इरोडेड मटेरियल है, इस इरोडेड मटेरियल को ये अपने साथ कैरी करेगा, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है, ढाल ज़्यादा है, तो अपने साथ उस कटी हुई चट्टानों को, उस अपरदित चट्टानों के जो टुकड़े हैं उसको अपने साथ बहा ले जाएगा। और जैसे ये स्लोप जेंटल होती जाएगी, मतलब कि ढाल कम होती जाएगी, ये जो इरोडेड मटेरियल है, इस इरोडेड मटेरियल को ये नदी क्या करेगी? डिपॉजिट करने लगेगी। तो मान लीजिए यहाँ से ये काट के लाई, अब जैसे ही मैदानों पे एंट्री करेगी, इस इरोडेड मटेरियल को ये डिपॉजिट करने लगेगी, और अल्टीमेटली जाके ये मटेरियल कहीं ना कहीं क्या करेगी? जब ढाल बहुत ज़्यादा जेंटल हो जाएगी तो इस इरोडेड मटेरियल को नदी क्या करेगी? डिपॉजिट करने लगेगी। क्लियर? तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई, माउंटेन्स जहाँ पे स्लोप ज़्यादा है वहाँ पे क्या हुआ? इरोजन। और इस रनिंग वाटर ने जो आपका प्लेन्स है, मैदान, और खासकर जहाँ पे समुद्र आ रहा है वहाँ तक तो ढाल जाते जाते बहुत जेंटल होती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिपोजिशन होता है। तो इस रनिंग वाटर ने कहीं पे इरोजन किया और कहीं दूसरी जगह डिपोजिशन किया। अब इस इरोजन और डिपोजिशन की वजह से क्या होगा? लैंड फॉर्म्स क्रिएट होंगे या लैंड फॉर्म्स डिस्ट्रॉय होंगे। कैसे? देखिए,
यहां पे इसने इरोजन किया था, ठीक, और यहां पे डिपोजिशन किया था, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली जो ये माउंटेन है, जैसे ये माउंटेन था तो ये इरोड हो रहा है ना, तो ये इरोड हो गया, अब ये इतना मटेरियल इरोड हो गया, फिर ये और इरोजन हो गया, धीरे धीरे इरोड होते होते माउंटेन किस में बदल जाएगा, उसका जो हाइट है वो कम होती जाएगी, अपरदित होगी, तो अल्टीमेटली ये माउंटेन आपका कैसे हो जाएगा, बिल्कुल अपरदित होके मैदान में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो बोला जाता है हिमालय जितनी भी ऊंचाई हो तो लेकिन एक दिन घमंड नहीं करना चाहिए, एक दिन आप मैदान में बदल जाएंगे। तो ये किस प्रोसेस की वजह से होता है, इरोजन। इरोजन कौन करता है, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड। तो इन्होंने देखिए अर्थ के सरफेस पे लैंडफॉर्म्स को क्रिएट या उसको बदल दिया कि नहीं, माउंटेन्स को इरोड करके प्लेन्स में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? और दूसरी जगह जहां पे ये इस इरोडेड मटेरियल को इकट्ठा कर रहे थे, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अब ये एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट हो गया कि नहीं। मान लीजिए इस पे कोई फोर्स लग गया और ये क्या हो जाए, दो तरफ से इस पे फोर्स लग जाए, अभी मैं बताऊंगा क्यों फोर्स लगते हैं। तो ये मटेरियल क्या हो जाएगा, इरोड होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फोल्ड होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माउंटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, ये कौन सी दो चीजें करते हैं, इरोजन और डिपोजिशन। इस इरोजन और डिपोजिशन की वजह से होता क्या है, लैंड फॉर्म्स में बनते हैं या उनमें चेंजेस आते हैं। यहां पे इरोजन हुआ, माउंटेन इरोड हो के प्लेन में कन्वर्ट हो गया, और जो इरोडेड मटेरियल था वो कभी ना कभी कन्वर्ट हो जाता है माउंटेन में। क्लियर हुआ आप लोगों को? हमने क्या देखा स्लाइड में कि जो अर्थ का सरफेस होता है, ये है अर्थ का सरफेस, ये यूनिफॉर्म नहीं होता ना, ये यूनिफॉर्म नहीं होता, बल्कि ये जो आपका अर्थ का सरफेस है इस पे बहुत सारे अलग अलग लैंड फॉर्म्स होते हैं। ठीक है? वो लैंड फॉर्म्स क्यों होते हैं, इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से और एक्सटर्नल प्रोसेसेस की वजह से। इंटरनल प्रोसेसेस क्या हैं, इंटरनल प्रोसेसेस मेंटल में जो कन्वेक्शन करंट है, गर्म लावा है, वो क्या करता है, कहीं पे तो अर्थ के सरफेस को अपलिफ्ट कर देता है और कहीं पे इसको सिंक करवा देता है। यह है इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस किस प्रकार काम करते हैं, वो कहीं पे अर्थ के सरफेस को इरोड कर देते हैं और कहीं पे उस इरोडेड मटेरियल को डिपॉजिट कर देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, लैंड फॉर्म्स में चेंजेस आते हैं। तो कोई भी लैंड फॉर्म है अगर अर्थ के सरफेस पे, तो इट इज एन आउटकम ऑफ द टू फोर्सेस, दैट इज इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। अब आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है? स्थल रूप के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाएं, आंतरिक प्रक्रियाएं और बाह्य प्रक्रियाएं। तो आंतरिक प्रक्रियाएं और बाह्य प्रक्रियाएं मिलकर किसी भी स्थल रूप का किसी भी स्थल रूप के लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। तो हमने देखा लैंड फॉर्म्स के लिए ये प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम आगे देखेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स। देखिए ऐसे तो बहुत सारे स्थल रूप हैं, लेकिन जब हम बात कर देते हैं मेजर की, प्रमुख, तो जब प्रमुख स्थल रूपों की बात करते हैं तो प्रमुख स्थल रूपों में हम तीन देखते हैं। एक है हो गया आपका माउंटेन, एक हो गया आपका प्लेटू, और एक हो गया आपका प्लेन। ठीक? तो जो आपका क्लास 6 का लैंड फॉर्म्स वाला पार्ट है उसमें हम केवल और केवल मेजर लैंड फॉर्म्स की बात करेंगे, माउंटेन, प्लेटू और प्लेन्स। जो फर्दर आपकी एडवांस्ड क्लासेस होंगी एनसीईआरटी की, वहां पे हम
जो थर्ड ऑर्डर के लैंडफॉर्म्स हैं वो भी देखेंगे, तो उसमें बहुत सारे आप अलग अलग लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, बट यहाँ पे केवल हम प्रमुख स्थल रूपों की बात करेंगे। तो प्रमुख स्थल रूपों में आपका माउंटेन, प्लेटू और प्लेन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउंटेन्स या पर्वत। ठीक है, तो इस स्लाइड को जरा एक बार आप लोग देख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूं इसे। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहला पॉइंट है, ए माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। क्लियर। फिर ये बोल रहा है द माउंटेन्स में हैव ए स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस, इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। तो माउंटेन क्या है? यह है आपका अर्थ। तो जो अर्थ का जो क्रस्ट है इस पे एक नेचुरल एलिवेशन, यही तो है ना माउंटेन। इट इज ए नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस का एक नेचुरल एलिवेशन है। अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं, इसका समिट कैसा है? समिट इसका स्मॉल है ना, और इसका बेस कैसा है? बेस ब्रॉड है। तो समिट आपका क्या होता है? स्मॉल, एंड जो इसका बेस होता है वो कैसा होता है? ब्रॉड। क्लियर। और फिर बात करते हैं, इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। तो सराउंडिंग एरिया से लगभग आपका 600 मीटर या इससे ज्यादा का जो नेचुरल एलिवेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? माउंटेन्स। क्लियर। फिर जो अगला स्टेटमेंट है वो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। जब मैंने एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपको बताया था। मैंने बताया था कि कैसे ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। तो वही चीज है ये, एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। तो मान लीजिए ये आपका माउंटेन है, ठीक है। क्लियर। माउंटेन्स में जैसे आप ऊपर जाते हैं जो जलवायु है, क्लाइमेट जो है वो कैसी होती जाती है? ठंडी। मतलब टेम्परेचर जो है वो नीचे चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो याद करिए, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। मैंने बताया था कि अर्थ ये है, मान लीजिए आपका अर्थ मेंटल, और ये क्रस्ट आपकी, ये है आपका सन। ठीक है। अर्थ का सरफेस क्या है? रॉक से बना हुआ है, सॉलिड है। तो जो अर्थ जो सोलर रेडिएशन आता है ये एब्जॉर्ब हो जाता है सॉलिड रॉक में। क्लियर। और अगर इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये गर्म हो जाएगी। अब जो इस अर्थ के सरफेस से कांटेक्ट में जो एयर है वहां पे क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा, कंडक्शन होगा। क्योंकि हीट किधर से किधर ट्रांसफर होती है? मोर हीटेड ऑब्जेक्ट से लेस हीटेड ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ये क्योंकि सॉलिड था, रॉक था, इसने सोलर रेडिएशन को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, बहुत हीटेड हो गया। तो इससे कांटेक्ट में जो एयर है वहां पे हीट ट्रांसफर होगी कि नहीं? तो ये भी गर्म हो जाएगी। अब इसके कांटेक्ट में जो एयर है इसके आगे, वो यहां पे हीट ट्रांसफर हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगी। ऐसे। क्लियर। तो हीट का सोर्स क्या है? हीट का सोर्स है सरफेस ऑफ द लैंड। ठीक है। सोलर रेडिएशन आया, उसको सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? हमारा अर्थ का सरफेस। और अर्थ का सरफेस उसको सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। फिर उसके कांटेक्ट में जो एयर है वो गर्म होती है, उस एयर के कांटेक्ट में जो उसके ऊपर एयर है वो गर्म होती है, फिर उसके ऊपर, फिर इसके ऊपर।
तो जो मेन सोर्स है वो है अर्थ का सरफेस, और जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जाओगे हीट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी ना। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आप जो सोर्स ऑफ हीट है उससे दूर जा रहे हो, तो मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने क्या देखा था अभी कि माउंटेन्स में ऊपर जाते टाइम टेम्परेचर लो हो जाता है। तो क्यों लो हो जाता है, इसीलिए लो हो जाता है क्योंकि जो सोर्स ऑफ हीट है माने अर्थ सरफेस, उससे आप दूर जा रहे हो। तो ऊपर जाओगे क्लाइमेट ठंडी हो जाएगी माउंटेन्स में। इसीलिए गर्मियों में जैसे आजकल चल रही है गर्मी, तो सभी लोग, अगर लॉकडाउन ना होता तो काफ़ी लोग मसूरी घूम रहे होते। ठीक है, वैसे मसूरी जाइएगा, लबासना सभी लोगों का ड्रीम होता है, तो आपका ड्रीम सच हो। ठीक है, तो खैर चले नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब क्योंकि जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। अगर टेम्परेचर कम होता जाएगा तो जो रेनफॉल होगी वहाँ पे, जो प्रिसिपिटेशन होगा वो जम जाएगा कि नहीं। तो इन सम माउंटेन्स देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ द आइस कॉल्ड ग्लेशियर्स। आप माउंटेन्स में जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे टेम्परेचर क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा। तो यहाँ पे जो बारिश होती, जो प्रिसिपिटेशन आपका होता है, ये क्या होगा, ये जम जाएगा कि नहीं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लेशियर्स में या हिमनद में। ठीक है, क्लियर। तो कुछ माउंटेन्स में जो ज्यादा ऊंचे जैसे हिमालयाज, उसमें हायर हाइट्स पे क्या पाया जाता है, ग्लेशियर या हिमनद। ये होते हैं सोर्स ऑफ रिवर्स, यही पिघलते रहते हैं और नदियों के लिए हमारे जल मुहैया कराते हैं, यहीं से नदियां निकलती हैं। अब ये अगला स्टेटमेंट है, ये कह रहा है देयर आर सम माउंटेन्स अंडर द सी। कुछ पर्वत समुद्र के बीच में भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, कह रहा है कि महासागरों या सी, समुद्र के बीच में भी माउंटेन्स होते हैं। अभी मैंने आपको कन्वेक्शन करंट बताया था मेंटल में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब मैं आपको आगे के एडवांस क्लासेस में प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत क्लियरली इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा। फिर भी अभी मैं आपको इसका कारण एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे महासागरों के बीच पर्वत बनते हैं, माउंटेन्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है आपका इनर कोर, ये है आपका आउटर कोर, और ये है आपका मेंटल। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन गर्म लावा की करंट चलती है, मेंटल। ठीक है, और मेंटल के ऊपर क्या होगा आपका क्रस्ट। क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अभी मैंने बताया था मेंटल में क्या होगा, जो पिघली हुई रॉक है, जो लावा है, गर्म होगी, कोई चीज गर्म होगी तो कहां उठेगी, ऊपर की तरफ। ये ऊपर गई, अब जब ऊपर जाएगी तो इसको हिट करेगी ना, यहां पे इसको हिट किया ना, अपने से ऊपर जो कोई भी रॉक है, क्रस्ट है, उस क्रस्ट को ये हिट करेगा ना गर्म लावा। क्लियर, हिट करेगा और साथ साथ में उसकी कुछ एक भाग इधर डाइवर्ज हो जाएगा, कुछ एक भाग इधर डाइवर्ज हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था, डाइवर्ज होते होते वो ठंडा हो जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तब वो फिर से सिंक कर जाएगा, नीचे आ जाएगा, और एक साइकिल में चलता जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। अब देखिए इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से अब देखिए यहां पे इसने हिट किया ना गर्म लावा ने, तो ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा अपवार्प हो जाएगा ना, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगा कि नहीं, नीचे से कुछ चीज हिट कर रही तो ये अपवार्प हो जाएगा। क्लियर, इस वाले पार्ट को ये जो धारा है लावा की, ये अपने साथ खींचेगी। जैसे मैंने बताया आटा चक्की में क्या होता है, जो पट्टा होता है वैसे चलते जाता है कन्वेयर बेल्ट, उसके ऊपर अगर आप हाथ रख दीजिए तो आपका हाथ भी खिंच जाएगा,
तो ऐसे ही ये अपने साथ इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, और ये वाला जो इधर की तरफ जा रहा है ये अपने ऊपर की क्रस्ट को अपने साथ आगे खींचने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से होगा क्या, ये इधर खींचा जा रहा है, ये इधर खींचा जा रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्रैक डेवलप हो जाएंगे कि नहीं, ठीक है, ऐसे खींच रहा है तो यहां पे क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। अगर जब क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, खींच के इधर जा रहा है, ये वाला पार्ट खींच के इधर जा रहा है, तो यहां पे कुछ ऐसी फॉर्मेशन हो जाएगी, ये रिफ्ट बन जाएगा यहां पे, क्लियर, ये खींच गया इधर और ये वाला पार्ट खींच गया इधर, और यहां पे क्या हो गया, एक गड्ढा, खाई बन गई, रिफ्ट बन गया। ये रिफ्ट धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये रिफ्ट ही कन्वर्ट हो जाती है, ये खड्ड गड्ढा जो बना है आपका ये कन्वर्ट होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और ये महासागर या ओशियंस फॉर्मेशन होता है इस रिफ्ट में, जैसे जैसे रिफ्ट बड़ी हो जाएगी। और क्योंकि यहां पे क्रैक डेवलप हो गया था, ये क्रैक, तो क्रैक डेवलप होने की वजह से जो लावा है उसको एक रास्ता मिल गया बाहर आने के लिए, ये लावा को रास्ता मिल गया बाहर आने के लिए, तो ये लावा भी बाहर आएगा, जैसे ही बाहर आएगा ठंडा हो जाएगा और ठंडा होके ये जम जाएगा, क्लियर, ये जम गया और इसने क्या बना दिया, नेचुरल एलिवेशन, एलिवेशन हो गया कि नहीं, सरफेस से ऊपर की तरफ उठ रहा है कि नहीं, तो समुद्र के बीच में क्या बन गया आपका, माउंटेन्स या पर्वत, ठीक है, ऐसे निर्माण होता है, इसको बोलते हैं हम मिड ओशियानिक रिजेस। आगे हम प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको आई होप ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे समुद्र के अंदर माउंटेन्स का निर्माण होता है, क्लियर। लावा ऊपर गया, हिट किया, इसको क्रैक डेवलप किया, इस पार्ट ने इधर खींचा, इस पार्ट ने इधर खींचा, वहां पे रिफ्ट डेवलप, खड्ड क्रिएट हो गई, रिफ्ट बढ़ती गई, वहां पे पानी आ गया, माउंटेन्स ओशियंस या महासागर का निर्माण हो गया, और जो क्रैक डेवलप हुआ उससे गर्म लावा ऊपर आया और ऊपर आके ठंडा हो गया, जम गया, और वो जमते हुए उसने एक नेचुरल एलिवेशन बना दिया, माउंटेन्स का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आपका माउंटेन्स। अब इस डायग्राम को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, ये बार बार आगे काम आएगा हमारे, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट है, बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज, सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। तो माउंटेन्स क्या होता है, कैसा स्लोप है माउंटेन्स का, ये स्लोप कैसा है, बहुत स्टीप स्लोप है ना, इसकी ढाल बहुत तीव्र है। जब स्टीप स्लोप होगा तो वहां पे आप क्या खेती कर पाओगे ढंग से, एग्रीकल्चर कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए आपको फ्लैट लैंड चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब लैंड स्टीप होता है तो इससे क्या होगा, जो रनिंग वाटर है, जो बहता हो, जो मान लीजिए पानी बस रहा है, वो जब इतनी स्टीप ढाल से नीचे जाएगा तो कटाव करेगा, इरोजन करेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत तेजी से पानी नीचे जाएगा, तो इरोजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक। इरोजन के अलावा, ठीक, आप ये जो लैंड होगा ये अल्टीमेटली फार्मिंग के लिए सूटेबल नहीं होगा, तो आप ढंग से एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, या करेंगे भी तो आगे हम पढ़ेंगे कि सीढ़ी नुमा खेत बना के, तो जो एरिया होगा लैंड का जिस पे आप फार्म करते हैं वो बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। अगर फार्मिंग के लिए ये लैंड सूटेबल नहीं है, और दूसरा हमने क्या देखा था कि हायर रीचेस पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत कोल्ड क्लाइमेट होती है, तो एक तरफ तो टेम्परेचर बहुत कम है, दूसरी तरफ आप यहाँ पे फार्मिंग नहीं कर पा रहे हो, तो ओवरऑल ये बहुत हार्श क्लाइमेट हुआ ना। तो ऐसी जगह पे बहुत कम लोग रहना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जब बहुत कम लोग रहना चाहेंगे तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत कम होगा, बहुत कम लोग ऐसी जगह को प्रेफर करेंगे रहना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन ए लाइन नोन एज रेंज, श्रृंखला।
Many mountain systems consist of series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers, like the Himalayas, Alps, Andes, Rockies. Clear? ये कह रहा है कि बहुत सारे माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज होते हैं, जिसको हम रेंज बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं। तो देखिए ये कुछ ऐसे होता है, ये आपका, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, बहुत सारे माउंटेन्स है ना, वो क्या हो रहे हैं, ये बहुत सारे माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज आपको दिख रहे हैं कि नहीं, एक लाइन में आपको अरेंज्ड दिख रहे हैं। क्लियर? ठीक है। तो इस लाइन को आप क्या बोलोगे, इस लाइन को आप बोलते हो कि ये एक रेंज है। ठीक है, ये क्या है आपकी, एक रेंज या श्रृंखला। ठीक है, इसको आप रेंज, माउंटेन रेंज बोलते हो या श्रृंखला बोलते हो। अभी हम देखेंगे आगे ये बनती कैसे है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। फिर ये कह रहा है कि माउंटेन सिस्टम्स जो होते हैं, पर्वतीय जो तंत्र होते हैं, उनमें क्या होती है, ऐसी कई सारी पैरेलल रेंजेस हो जाती है। मान लीजिए एक ये रेंज हो गई रेंज 1, ऐसे ही एक पैरेलल इसके समानांतर दूसरी रेंज हो जाएगी, ऐसे एक और रेंज हो जाएगी। तो ऐसी कई सारी पैरेलल रेंजेस पाई जाती हैं माउंटेनियस सिस्टम्स में। जैसे हिमालयास की बात करें तो वहाँ पे पैरेलल रेंजेस पाई जाती हैं। जैसे जब आप आगे पढ़ेंगे तो देखें ग्रेट हिमालयन रेंज है, एक शिवालिक रेंज है, तो लगभग ये पैरेलल पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही रॉकीज माउंटेन हुआ, एंडीज माउंटेन सिस्टम्स हुआ। तो रॉकीज हो, चाहे एंडीज माउंटेन सिस्टम हो, चाहे एल्प्स हो, चाहे हिमालयाज हो, उनमें क्या पाए जाते हैं, पैरेलल रेंजेस पाई जाती हैं, समानांतर श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी माउंटेन्स की। क्लियर? तो हमने यहां पे माउंटेन्स के कुछ फीचर्स देखे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के प्रकार। तो 3 टाइप्स के माउंटेन होते हैं। एक होता है आपका फोल्ड या वलित, एक होता है आपका ब्लॉक या भ्रसोंत, और एक होता है आपका वोल्केनिक या ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे से डिफर कैसे करते हैं, ये डिफर करते हैं किन प्रोसेसेस से इनका ओरिजिन हुआ है, किन प्रक्रियाओं से इनका जन्म हुआ है, वो प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो उन अलग अलग प्रक्रियाओं के आधार पर इनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं माउंटेन्स को। एक आपका फोल्ड माउंटेन, एक आपका ब्लॉक माउंटेन, और एक आपका वोल्केनिक माउंटेन। ये बहुत सारी चीजों में एक दूसरे से डिफर होते हैं, द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन एंड मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे एक एक माउंटेन को। पहले आप इस डायग्राम को जरा ढंग से देखिए। ये है आपका फोल्ड माउंटेन, ये है आपका ब्लॉक माउंटेन, और ये है आपका वोल्केनिक माउंटेन। ये आपकी रियल लाइफ इमेजेस हैं, और ये आपका साइंटिफिक प्रोसेसेस दिखाया गया है, किन प्रोसेसेस से बना होता है ये। ठीक है, ये है आपका फोल्ड माउंटेन, ये है आपका ब्लॉक माउंटेन, और ये है आपका वोल्केनिक माउंटेन। तो जरा इसको आप ध्यान से इस स्लाइड को देखिए, फिर मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले फोल्ड माउंटेन को एक्सप्लेन करूंगा, क्या इसका साइंटिफिक प्रोसेस है, रियल टाइम ये कैसा दिखता है। ब्लॉक माउंटेन का क्या, किस प्रकार इसका ओरिजिन होता है, कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, कैसा रियल टाइम ये दिखता है। वोल्केनिक माउंटेन, और ये कैसा रियल टाइम दिखता है। ठीक, तो इसको आप जरा ध्यान से देखिए इसको।
ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस स्लाइड पे मैं बहुत ब्रीफली आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि तीनों को एक साथ में रख दिया तो एक कंपैरेटिवली आपके दिमाग में आ जाएगा। फिर इन सब को अलग अलग बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है। देखिए आप ऐसे समझिए कि आपके अगर घर में कोई कारपेट रखा हो, ड्राइंग रूम में अगर कोई कारपेट रखा हो, तो उस कारपेट को आप दोनों तरफ से फोर्स लगाइए, ऐसे ऐसे फोर्स लगाइए, तो वो क्या हो जाएगा, बीच में फोल्ड हो जाएगा। आप करके देखिए इसको, एक कारपेट है आपके यहाँ, उसको आप दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, ऐसे फोर्स लगाइए, वो बीच में क्या हो जाएगा, फोल्ड। तो सिमिलरली फोल्ड माउंटेन भी ऐसे ही बनता है। जो होता ये है कि ये इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, और ये आपका ये हो गया आपका क्रस्ट। तो इस क्रस्ट में जब एक तरफ से ऐसे फोर्स लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग जाते हैं, तो जो यहाँ वाला पार्ट होता है ये फोल्ड होके क्या हो जाता है, माउंटेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन। क्लियर। फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, जो क्रस्ट होती है, ठीक, जो आउटर लेयर है, उस पे जब अपोजिट डायरेक्शन से फोर्सेस लगते हैं, वो फोर्सेस कैसे लगेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब अपोजिट डायरेक्शन से फोर्सेस लगते हैं तो बीच में क्या हो जाता है, क्रस्ट क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। तो इस प्रकार आपका फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। क्लियर। फिर अगला है ब्लॉक माउंटेन, ठीक, भ्रसोंत पर्वत। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये टेंशन एंड कंप्रेशन दो फोर्सेस की वजह से बनते हैं। इसको डिटेल में मैं आगे समझाऊंगा, अभी आपको यहां पे बता देता हूं। मान लीजिए ये एक क्या है, ये एक ऐसे एक रॉक है, इस पे क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है, तनाव बल। ये इधर खींच रहा है, वो फोर्स इसको इधर खींच रहा है। तो इसकी वजह से होगा क्या, धीरे धीरे यहां पे क्या हो जाएगा, क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाएगा कि नहीं इसमें, ठीक, ये क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे यहां पे ये ठीक, ये क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और फिर जब इसको आप आगे खींचते जाओगे तो जो ये वाला पार्ट है ये स्लाइड होके नीचे आ जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये इस क्रैक के से होते हुए स्लाइड होके नीचे हो जाएगा। ये कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा ऐसे इस क्रैक से। ये क्या थी, ये आपकी क्रैक थी, ये क्रैक थी आपकी, ठीक है। तो इस क्रैक के उसमें ये स्लाइड होके नीचे हो गया। तो देखिए ये आपका क्रैक था, ठीक है। फिर से बना देता हूं मैं, ये पहले कुछ ऐसे था, क्रैक डेवलप हुआ ये, और फिर क्या देख रहे हैं आप, ये जो पार्ट है इतना खींच के स्लाइड डाउन कर दिया इसने, ऐसे हो गया ये। क्लियर। ये देख लीजिए आप, ये ठीक है। तो ये एलिवेशन ऊपर की तरफ रह गया, इसको हम बोल देते हैं हॉस्ट, और जो वैली बनी उसको हम बोल देते हैं ग्रेबन। इसको मैं डिटेल में आपको आगे समझाऊंगा कैसे बनता है, जब ब्लॉक माउंटेन अभी पढ़ाऊंगा, ठीक। आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा। फिर आता है आपका वोल्केनिक माउंटेन या ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको मेंटल में बताया था ना, मेंटल में क्या होता है, कन्वेक्शन करंट, गर्म लावा। जब वो गर्म लावा अर्थ के सरफेस पे ऊपर आ जाता है, ठीक, पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, और एक के ऊपर एक उसकी लेयर जमती जाती हैं, ठीक। पृथ्वी की सतह पर अर्थ के अंदर से मेंटल से निकलता हुआ अर्थ की सतह पर आ जाता है, और एक के ऊपर एक उसकी लेयर ठंडे होकर जमती जाती हैं। तो अल्टीमेटली उस किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, एक नेचुरल एलिवेशन बना देता है, और उसको हम क्या बोल देते हैं, माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक के ऊपर एक लेयर, अर्थ के नीचे से गर्म लावा आ रहा है, क्रैक डेवलप करके ये बाहर आ गया, और अर्थ के ऊपर आके ठंडा होकर जमता जाता है और वोल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण करता है। तो हमने देखा तीन अलग अलग प्रक्रियाओं से तीन टाइप के माउंटेन्स बन रहे हैं। एक फोल्ड माउंटेन बन रहा है, ब्लॉक माउंटेन बन रहा है, और वोल्केनिक माउंटेन बन रहा है।
अब स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल में समझना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोल्ड माउंटेन से, वलित पर्वत से। तो इसको जरा एक स्लाइड को आप ध्यान से देखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूं इसको। ठीक है, स्टार्ट करें। अर्थ को फिर से बनाते हैं। ये था आपका इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, ठीक है, मेंटल है ये, और उसके ऊपर है आपका क्रस्ट, ठीक है, या अर्थ का जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ये क्रस्ट, ठीक है। अब देखिए ये है आपका क्रस्ट, ठीक है। मेंटल में क्या होता है, कन्वेक्शन करंट, गर्म लावा चलता है, ये है आपका मेंटल। इसमें क्या होगा, यहाँ पे गर्म लावा ऊपर आ रहा है, गर्म होके ऊपर उठ रहा है, यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज होके ठंडा होके फिर से ये सिंक कर रहा है, ठीक है। ऐसी चीज़ें मेंटल में क्या होती हैं, चलती रहती हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे गर्म लावा ऊपर हो उठा, डाइवर्ज हुआ, ठंडा होके सिंक हो गया, डाइवर्ज हुआ, ठंडा होके सिंक हो गया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो मेंटल में चलने वाला लावा है ये अपने ऊपर की जो क्रस्ट है उसको भी मूव कराएगा कि नहीं। अभी हमने देखा था कि कैसे, जैसे मैंने आटा चक्की का एग्जांपल लिया था, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हाथ रख दो तो हाथ को खींच के ले जाती है। ऐसे ही ये पार्ट अपने ऊपर वाली क्रस्ट को अपने साथ इधर खींचेगा, ये पार्ट अपने ऊपर वाली क्रस्ट को इधर अपने साथ खींचेगा। ये वाला जो लावा है ये अपने ऊपर की क्रस्ट को इधर खींचेगा, ये अपने ऊपर की क्रस्ट को इधर खींचेगा। तो कहने का मतलब जो अर्थ की क्रस्ट है ये क्या होती रहे, मूव होती रहती है। क्लियर, ये स्टेबल नहीं है, ये मूव होती रहती है। और जो अर्थ की क्रस्ट होती है वो यूनिफॉर्म नहीं, मतलब वो एक पार्ट में नहीं होती है, सिंगल यूनिट नहीं होती है, वो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी होती है। और उन डिफरेंट पार्ट्स को हम बोलते क्या हैं, उनको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स आपने पढ़ा होगा। तो मान लीजिए एक ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो अर्थ की क्रस्ट होती है वो अर्थ की क्रस्ट एक यूनिट ना होकर कई यूनिट से मिलकर बनी होती है, और जिनको हम बोलते हैं प्लेट्स। वो प्लेट्स एक दूसरे के सापेक्ष मूव करती रहती हैं, ठीक है। इनमें अलग अलग प्लेट्स होती हैं, अलग अलग यूनिट्स होती हैं, ये प्लेट मूव करती रहती है। मूवमेंट होने का कारण क्या है, मेंटल में चलने वाला लावा अपने ऊपर की क्रस्ट को अपने अकॉर्डिंग मूव कराता रहता है। इस मूवमेंट की वजह से फोर्सेस क्रिएट होते हैं। कैसे फोर्सेस, इन मूवमेंट की वजह से कहीं पे तो ये दो प्लेट्स क्या हो रही होंगी, एक दूसरे से कन्वर्ज हो रही होंगी, और कहीं पे ये दो प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही होंगी। मतलब कहीं पे एक दूसरे से कन्वर्ज हो रही हैं और कहीं पे एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही हैं। कैसे, ये कैसे होता है कन्वर्जेंस, और कैसे होता है डाइवर्जेंस, ये देखिए अब यहां पे क्या होगा, लावा ऊपर जा रहा है, इसको हिट करेगा, ये वाला पार्ट अपने ऊपर की क्रस्ट को अपने साथ इधर खींचेगा, और ये वाला पार्ट अपने ऊपर की, जैसे ये वाला जो पार्ट है ये किधर खींच के जाएगा, ये इधर खींच के जाएगा ना, और जो ये वाली क्रस्ट है ये इसके साथ इधर खींच के जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है कि नहीं। क्लियर, प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। और फिर अब देखिए कहीं पे क्या होगा, कहीं पे दो प्लेट्स क्या होंगी, कन्वर्ज हो रही होंगी। जैसे
ये प्लेट इधर जा रही है और क्योंकि इसके नीचे कैसा कन्वेक्शन करंट है, ये अपने साथ इसको क्रस्ट को अपने साथ इधर खींच रहा है। अब ये वाली जो प्लेट है, ये वाली, इसके नीचे कैसा कन्वेक्शन करंट का लिंब है इधर, तो ये वाला पार्ट किधर जाएगा, इसके नीचे जैसा भी लावा का मूवमेंट है, लावा का मूवमेंट ये है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस, और यहाँ पे क्या हो रहा था, डाइवर्जेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह दो प्लेट एक दूसरे से कन्वर्ज हो रही हैं। देखिए कन्वर्ज हो रही है कि नहीं, यहाँ पे ये एक इधर से आ रही है, ये एक इधर से आ रही है, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस। क्लियर। अब जहां पे दो प्लेट कन्वर्ज होती हैं वहां पे किसका निर्माण होता है, फोल्ड माउंटेन का, वलित पर्वत का। कैसे, देखिए इस डायग्राम को ढंग से देखिए आप। इस डायग्राम में अब इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कन्वर्जेंस को। एक आपकी ये क्या है, ये आपका मेंटल वाला पार्ट है, देखिए, और ये आपकी लावा का मूवमेंट, देखिए लावा का मूवमेंट दिखा रहा है ना, ऐसे पहले इधर बह रहा है, फिर ये यहाँ पे नीचे की तरफ सबसाइड हो रहा है। क्लियर। एक अब देखिए जैसा लावा का मूवमेंट होगा बिल्कुल सेम इसके ऊपर जो क्रस्ट है, मेंटल में लावा का मूवमेंट जैसे होगा वैसे ही इसके ऊपर की क्रस्ट का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो एक प्लेट तो ये थी, ठीक, इसके ऊपर क्या है, ओशन, वाटर है कि नहीं, ठीक है, और इसके नीचे ये मूव किधर हो रही है, इधर की तरफ। क्यों, क्योंकि इसके नीचे जो मेंटल है, मेंटल में लावा ऐसे मूव हो रहा है। ठीक, तो देखिए अब यहाँ की बात अगर करिए आप, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वही है। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखिए, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है आपकी, ये वाली प्लेट। ये प्लेट कैसे मूव हो रही, इधर, क्योंकि इसमें लावा इसको किधर मूव करा रहा होगा, इधर। दूसरी प्लेट कैसे है आपकी, ये इधर मूव हो रही है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे कन्वर्जेंस होगा कि नहीं, दोनों प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है कि नहीं, ये देखिए। ठीक है, क्लियर। अब जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था, अगर आपके घर में एक कारपेट रखा है और उस कारपेट पे आप दोनों तरफ से फोर्स लगा दोगे तो ये क्या हो जाता है, बीच में फोल्ड हो जाता है कि नहीं। एक कारपेट था, इस कारपेट में आप दोनों तरफ से फोर्स लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फोल्ड हो जाता है कि नहीं। एग्जैक्टली यही प्रोसेस यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये दो प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं ऐसे, तो यहाँ पे क्रस्ट क्या होती है, फोल्ड हो जाती है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों आई एक दूसरे से टकराई और क्रस्ट क्या हो गई, बीच में फोल्ड हो गई, जैसे कारपेट आपका फोल्ड होता है। क्लियर। उस फोल्ड की वजह से क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया आपका फोल्ड माउंटेन्स। देखिए इसको ध्यान से, ये हो गई फोल्ड माउंटेन्स आपकी बनी। समझ आया, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपकी फोल्ड माउंटेन्स बनी है। क्लियर, समझ आई बात आपको। जब दो प्लेट्स आके टकराई, क्रस्ट फोल्ड हो गई, माउंटेन हो गया। और उसके साथ साथ एक चीज और होती है, वो ये होता है कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे से आके टकराती हैं तो इनमें से जो प्लेट भारी होगी वो क्या होगी, सिंक हो जाएगी ना नीचे। दो प्लेट्स आके टकराई और मान लीजिए ये प्लेट भारी थी, तो ये प्लेट टकरा के क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी नीचे। तो अब यहाँ पे आके दो प्लेट टकराई थी, क्लियर। ये प्लेट भारी थी तो ये प्लेट क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी। और नीचे की तरफ जाने का एक और कारण है, याद करिए क्या कारण है,
डाउनवर्ड लिम्ब ऑफ द कन्वेक्शन करंट, लावा नीचे जा रहा है तो अपने ऊपर की क्रस्ट को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये लावा नीचे जा रहा है कि नहीं, तो इसके ऊपर जो क्रस्ट होगी उसको भी अपने साथ ये नीचे ले जाने की कोशिश करता है। क्लियर? ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब दो प्लेट टकराई तो एक तो आपका फोल्ड माउंटेन्स बने और जो भारी प्लेट थी वो क्या हुई, ये आपका माउंटेन्स था, ये आपकी फोल्ड माउंटेन्स बनी यहाँ पे, और फोल्ड माउंटेन्स बनने के साथ साथ जो भारी प्लेट थी वो नीचे सबमर्ज कर गई। तो देखिए यही एग्जैक्ट प्रोसेस हो रहा है। दो प्लेट आके टकराई, जब टकराएंगी तो जो क्रस्ट होगी वो फोल्ड हो जाएगी, उस फोल्ड की होने की वजह से माउंटेन बनेगा जिसको हम फोल्ड माउंटेन कहेंगे, और साथ साथ टकरा के जो प्लेट भारी होगी वो नीचे की तरफ सिंक हो जाएगी, नीचे की तरफ मतलब मेंटल में जाके घुस जाएगी, और मेंटल में घुसेगी क्यों, उसका एक और कारण है डाउनवर्ड लिम्ब ऑफ द कन्वेक्शन करंट। लावा नीचे जा रहा है तो अपने ऊपर की क्रस्ट को भी ये अपने साथ नीचे ले जाने की कोशिश करता है। तो डाउनवर्ड लिम्ब ऑफ द कन्वेक्शन करंट के साथ साथ ऊपर की क्रस्ट भी नीचे सिंक हो जाएगी, मेंटल में सिंक हो जाएगी, और उसके साथ साथ सरफेस पे क्या बन जाएगा, सरफेस पे क्रस्ट फोल्ड होके फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण कर देगी। ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट है, जब ये जो क्रस्ट थी यहाँ पे, ये दो प्लेट्स आके कन्वर्ज हुई थी, एक प्लेट ये एक प्लेट ये, और जो प्लेट इसमें से भारी थी वो क्या हुई थी, इस डाउनवर्ड लिम्ब ऑफ द कन्वेक्शन करंट के साथ लावा के साथ साथ नीचे सिंक हो गई। ये जैसे यहाँ पे ये सिंक हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये सिंक हो गया नीचे। अब जब ये नीचे सिंक होगी तो मेंटल में तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे अर्थ पे आप नीचे जाते जाओगे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब ये जो सॉलिड रॉक थी जब मेंटल में नीचे घुसी, इसने ज़्यादा टेम्परेचर फेस किया तो ये क्या होगी, पिघलना शुरू हो जाएगी कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, इसको टेम्परेचर ज़्यादा मिला तो अब ये पिघलना शुरू कर देगी, और जब ये पिघलना शुरू करेगी यहाँ पे तो गर्म लावा क्या होगा, कोई भी चीज़ गर्म होगी ऊपर उठेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। ये गर्म लावा ऊपर उठते हुए, ये देखिए ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लावा ये यही है। ठीक है, ये नीचे गई, ज़्यादा टेम्परेचर फेस किया और पिघल के जो लावा था ये ऊपर आता गया, और ऊपर आके ये क्या किया इसने, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो ये लावा ही, ये वोल्केनो ही उठ रहा है। इस माउंटेन के बीच से आते हुए इसने क्या किया, ये जो था ये आपके फोल्ड माउंटेन्स थे, ये गर्म लावा पिघला और इसने यहाँ पे क्रैक डेवलप करते हुए फोल्ड माउंटेन्स के पर से क्या हुआ, वोल्केनो ज्वालामुखी बन रहा है। क्लियर? तो आपने देखा फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं। फोल्ड माउंटेन्स तब बनते हैं जब दो प्लेट कन्वर्ज होती हैं। दो प्लेट कन्वर्ज क्यों होती हैं, मेंटल में नीचे हो रहे लावा के मूवमेंट के कारण। जब दो प्लेट कन्वर्ज होंगी तो क्रस्ट फोल्ड हो जाएगी, उसकी वजह से फोल्ड माउंटेन का निर्माण होगा। जो प्लेट भारी होगी वो नीचे सिंक कर जाएगी, जब नीचे सिंक करेगी ज़्यादा टेम्परेचर इनकाउंटर करेगी तो मेल्ट होने लगेगी। जो मेल्टेड लावा होगा वो ऊपर की तरफ निकलेगा और वो वोल्केनो बनाएगा। ठीक है, ज्वालामुखी का निर्माण करेगा। तो ये प्रोसेस होता है आपके फोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन का। इसको और डिटेल में हम प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे, अभी जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा मैंने दे दिया है। ठीक है, एक स्टार्टिंग उसके हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि फोल्ड माउंटेन, कुछ यंग फोल्ड माउंटेन होती है, कुछ ओल्ड। तो यंग फोल्ड कुछ नहीं होता है, आपने देखा था लैंडफॉर्म बनने के लिए जो एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं वो इरोजन, उसमें एक प्रोसेस होता है अपरदन। तो ये जो फोल्ड माउंटेन बना है, ये जो फोल्ड माउंटेन बने हैं
ये मिलियन, अब इस पर क्या कर रहा है, हमने देखा था ना, फोल्ड माउंटेन हो चाहे कोई सी भी लैंड फॉर्म हो, उस पर क्या रनिंग वाटर हो, चाहे विंड हो, आइस हो, वो उसका काटने, अपरदन करने का प्रयास करती है ना। अब इस पर कोई पानी गिरेगा तो इसको, चट्टान को काटेगा, ठीक है। तो साल दर साल ये क्या होगी, अपरदित होती जाएगी, कटती जाएगी, ठीक है, और इसका क्षरण होता जाएगा। ये था कैसा, यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक। अब ये क्षरण होके क्या बचा, ये कैसा होगा, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक है। यही आपकी माउंटेन है, समझिए ये माउंटेन है, पानी ने इसको क्या किया, इरोड करते 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 इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो कुछ आपकी यंग फोल्ड माउंटेन है, कुछ आपकी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन जैसे आपका एल्प्स, हिमालयाज, एंडीज, रॉकीज, ये सब यंग फोल्ड माउंटेन है। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड पे जल्दी बनी है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ इनको बना हुआ। और कुछ जिनको 550 मिलियन ईयर से भी ज़्यादा समय हो गया है, ठीक है, मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स हो गए हैं, वो क्या है, इरोड होके क्या हो गई हैं, बिल्कुल रेसिडुअल माउंटेन्स में कन्वर्ट हो गई हैं। उनको बोलते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन। जैसे आपका अरावली, ठीक है, जैसे आपका एप्लीशियन, यूराल, ये सब ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो कुछ आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, कुछ आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, कौन से प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंडफॉर्म्स के लिए। मेजर लैंडफॉर्म्स, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स। माउंटेन्स में कौन टाइप के माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड, ब्लॉक, वोल्केनिक। फिर हमने देखा फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें मैं आपको ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन भी एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर प्लेटू और प्लेन्स एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।